हेलो दोस्तों, मैं के चौहान आहान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में आपको 10 क्वेश्चन समझाए थे, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे। मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था और आज हम अगला क्वेश्चन लेंगे और बिल्कुल डिटेल में लेंगे और आप वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको ये डिटेल समझ में आए। अगर आप डिटेल में सीख गए तो, क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये भी हम लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं और ये एमसीक्यू में आए, चाहे वो 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में। आपको क्या करना है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हो सकता है ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। तो आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की। तो अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिएगा और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और हम डिटेल में समझेंगे। हम इससे एडवांस लेवल की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे को याद रहना चाहिए कि हम क्वेश्चन नंबर अब 11 करेंगे। 10 तक हमने क्वेश्चन पहली वीडियो में कर चुके थे, अब हम 11th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन में है अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल एंड 5 ब्लू बॉल। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज। तो इसमें पूछा है कि एक बैग है, उसमें 6 लाल गेंद है और 5 नीली गेंद है और उसके अंदर से रैंडमली यादृच्छ बिना देखे उसके अंदर से एक बॉल निकाली जाती है और हमारे को बताना है कि वो प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता क्या होगी, किसकी, ब्लू बॉल कि जो हमने बैग में से बॉल निकाला है। सपोज करो एक ये बैग है, मैंने यहां पर ऐसे कर दिया, ये बैग हमने, इसके अंदर बॉल है, कितनी बॉल है, 6 रेड बॉल है। मैं आर साइन डाल देता हूं इसमें। सिक्स रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल, तो इसको मैं बी साइन देता हूं। 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसे इसमें से हमने क्या करा, बिना देखे यादृच्छ, बिना देखे रैंडमली इसके अंदर से एक बॉल निकाली। तो हमारे को पूछा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो हमारे को पता होना चाहिए पी ई। पी होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ई होता है इवेंट, घटना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमारे को याद होना चाहिए, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट, टोटल इवेंट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारे को याद करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे को टोटल इवेंट बताना है। टोटल इवेंट मतलब केस कितनी है, तो हमारा नंबर ऑफ केस ये बॉल है, ठीक है। तो हम टोटल इवेंट निकाल देते हैं, टोटल बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल, गेंदों की कुल संख्या, गेंदों की कुल संख्या, ठीक है। टोटल कितनी है, 5 और 6। 6 रेड बॉल है प्लस 5 ब्लू बॉल है, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारे पास 11 बॉल, ठीक है। गेंद 11 गेंद हो गई हमारे पास, ठीक है।
अब हमारे को इसकी प्रायिकता बतानी है कि इसके अंदर से एक बॉल निकाली गई है बिना देखे। तो हमारा फॉर्मूला पीई, उसने बोला है ब्लू बॉल, ब्लू बॉल। तो हमारी ब्लू बॉल कितनी है? 5, ऊपर 5 और नीचे टोटल इवेंट, टोटल इवेंट हमारे पास कितना है? तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/11। ठीक है, नीली गेंद, नीली गेंद। तो ऑप्शन इसमें देखेंगे 5/11, ऑप्शन हमारा है बी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। और आपको याद रखना है, कभी भी प्रायिकता, जो प्रायिकता होती है वो कभी भी 0 से कम नहीं होगी। प्रायिकता, ये पार्ट याद रखना, प्रोबेबिलिटी, ये एमसीक्यू में आ सकता है। इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो हमारी 0 हो सकती है या 0 से बड़ी। हमेशा याद रखना है, कोई भी नंबर, जैसे ये 4 है और ये 5 है, तो ये 5 बड़ा है तो ये साइन इधर आता है। तो ऐसे ही ये जो साइन है, ये वाला साइन वो इधर है। तो मतलब प्रायिकता 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा। इसका मतलब होता है इक्वल। प्रायिकता 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा, 0 से नीचे नहीं हो सकता, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसी प्रायिकता 1 मैक्सिमम 1 हो सकता है या इससे कम। ठीक है, या 1 के इक्वल हो सकता है। ध्यान रखना, 1 के इक्वल होगा या इससे कम होगा। और अब हमारे को क्या पता चला कि प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो 0 से 1 या इसके बीच में होती है। ठीक है, ना वो 2 हो सकती, ना वो 3 हो सकती, ना 4, 5, ना 100। ठीक है, ना वो नेगेटिव हो सकती है। तो हमारे को कभी भी क्वेश्चन दे दिया है कि ये प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, तो हमारे को ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी में पीई, ये स्मॉल नंबर होता है, ऊपर स्मॉल न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या होता है? लार्ज नंबर, लार्ज नंबर। छोटी संख्या और बड़ी संख्या। हमेशा याद रखना है कि जब भी अपॉन में कोई नंबर आते हैं तो ऊपर वो छोटा नंबर होगा, नीचे बड़ा नंबर होगा। या फिर दूसरा, ये अगर पूरे नंबर दे रखे हैं तो 0 या 1 या इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हमारी प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी। अगर ये आपको नहीं पता चलता है तो वो आंसर उसका नहीं है। और जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, मैं आपको कुछ इसके पार्ट बता रहा हूं। जैसे कोई ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, क्या ये प्रोबेबिलिटी है? मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये मैंने 4 केस लिए हैं। फर्स्ट केस नेगेटिव, सेकंड केस ये भी नेगेटिव, थर्ड केस ये पॉजिटिव में मगर परसेंटेज में, प्रतिशत में, और ये हमारा है डेसिमल में। ठीक है, और एक और लास्ट केस ले लेते हैं ये। ठीक है, अब हमारे को ध्यान रखना है कि ये क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि नेगेटिव वाली प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो ये प्रायिकता नहीं, ये यहीं पर क्रॉस हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये बताया, ये स्मॉल नंबर होता है, ये लार्ज नंबर। ठीक है, आप यहां पर देखोगे -3 है और ये 2 है, तो भाई इससे तो छोटा यही है। मगर मैंने ये भी बताया है कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती, तो यहाँ नेगेटिव नंबर आ गया है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्या ये हो सकता है? तो हमारे को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 5%, परसेंट हटाते नीचे 100 आ जाता है। अब आप देखोगे ऊपर क्या है, 5 है और नीचे 100 है, तो ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है, तो ये प्रायिकता हमारी है। दूसरा,
0.5। अब यहां पर ये रूल लग रहा है 0 या 1 इसके बीच में, तो ये नंबर 0.5 क्या है, 0 और 1 के बीच में नंबर है, ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब यहां पर देखो 4/3 ये लार्ज है और ये स्मॉल है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर आ जाए 1/4 तो ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये स्मॉल है और ये लार्ज है, तो ये प्रायिकता हमारी होती है और ये नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, अगर ऊपर लार्ज नंबर है वो भी हमारी प्रायिकता नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और हमने इसमें से रैंडमली कोई बॉल निकाली है, तो वो कह रहे हैं अगर इसमें हमारे पास 2 बॉल है, देखो कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें 2 बॉल है, एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है। ठीक है, अगर ये ना देके वो कह दे येलो बॉल की प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी हमारे को किसी बतानी है, येलो बॉल, पीली गेंद, पीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी। अब हमारे को पता है पीली गेंद तो इसके अंदर है ही नहीं, इस थैले में ये जो बैग है इसमें तो पीली गेंद है ही नहीं, तो जो चीज इसमें नहीं होती है वो 0 होता है, तो यहाँ पर 0 होगा। अपॉन में नंबर ऑफ केस कितना था 11, तो यहाँ पर 11। अब हम किसी नंबर को, ठीक है, 0 को 11 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, या मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आता है, तो यहाँ पर आ गया 0, तो ये हमारी प्राइम है। तो येलो बॉल हमारे यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 या 0/11, ये याद रखना है। अब इसको हमने करा 0 और 1 इसके बीच में, तो यहाँ पर ये 0 है। तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसमें इन्होंने कुछ अलग पैटर्न बोल दिया, जैसे एग्जांपल समझना, हमारा आंसर तो चीज का आ चुका है, मगर हम कुछ डिटेल की बात कर रहे हैं। अगर वो बोलते हैं जो प्रोबेबिलिटी है वो ब्लू बॉल प्लस येलो बॉल की बताने हमको, शॉर्ट में लिख दिया है ब्लू और येलो, नीली और पीली। तो अब हमारे को पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है ब्लू बॉल, ठीक है, कितनी बॉल है 1 2 3 4 5 ब्लू बॉल है, प्लस यहां ना दे तो भी याद रखना है ब्लू और येलो बोलेगा तो हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और येलो इसमें है नहीं तो वो 0, टोटल 11, तो आंसर आ जाएगा 5/11, ये आपका आंसर होगा। अगर 2 बॉलों को एक साथ निकाले, उसके अंदर से 2 बॉल निकाले जा रहे हैं, तो उसकी प्रायिकता ये होगी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a pair of linear equation of a 2 variable has unique solution. Question number 12, कह रहे 2 चर वाले रेखिक समीकरण के अद्वितीय हल इन ग्राफ में किस प्रकार की रेखा को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर नाम दिया हमारे को a pair of linear equation of 2 variable has unique solution. What type of line will its graph represent? पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा और परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समांतर, प्रतिच्छेदित, संपाती और परपेंडिकुलर। तो हमारे को ये बताने के लिए पहले हमारे को एक पैटर्न समझना पड़ेगा। हमारे को याद रखना है जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इससे बहुत इजीली कर सकते हैं, रेखिक समीकरण। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक कोइंसिडेंट और दूसरा होता है इनकोइंसिडेंट।
ठीक है, कंसिस्टेंट होता है, सॉरी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। संपाती, ठीक है, संपाती और असंपाती। हम इसमें बोल सकते हैं कि संगत और असंगत, हाँ ये गलत हो गया, संगत और असंगत। ठीक, इसमें हमारे दो पार्ट होते हैं और इसमें हमारा एक ही पार्ट होता है, ठीक है। ये नाम जरूर आएंगे और इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हमारे को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमारे को ये करना है। पहला होगा, इसके होते हैं इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी, और दूसरा होता है इसमें कोइंसिडेंट, संपाती। और इसमें होता है हमारा पैरेलल, एक ही होता है पैरेलल, समांतर। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसके कुछ इक्वेशंस होते हैं, हम बता सकते हैं। अब मैं इसमें आपको डिटेल बताऊंगा, थोड़ा आप इसको समझना। अब इंटरसेक्टिंग जो होती है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट में कैसे होता है, A1 जो इक्वेशन आएंगी उसमें आपको A1 A2 फाइंड करना है, B1 B2 फाइंड करना है, C1 C2 फाइंड करना है। सेम ऐसी A1 A2 B1 B2 C1 C2 और यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तीनों में होंगी, मगर इसमें कुछ क्रॉस होंगी, वही हमारे को बताते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में याद रखना है कि जो इंटरसेक्टिंग का जो ग्राफ होगा वो एक दूसरे को कट करेगा। यहां पर दो इक्वेशन होंगी और मैंने इसमें पहला इक्वेशन बताया है ए बी कैसे निकाला, फर्स्ट पार्ट में आप देख लेना ए बी हमारे को कैसे फाइंड करना है, ए बी मैंने उसमें बताया है। मैं यहाँ पर इक्वेशन बता रहा हूँ क्योंकि हमारे को ये याद रखना है कि कौन सा पार्ट होता है। इसमें पूछ रखा है कि यूनिक सॉल्यूशन किस में होता है, इसमें होता है, इसमें होता है या इसमें होता है, तो इनके सॉल्यूशन आपको पता होने चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग पहला ही हमारा आंसर बनेगा, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे इसमें भी दे रखा है, हिंदी में इसको बोला गया है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो ये किस में पाएगा, इंटरसेक्टिंग में। और इंटरसेक्टिंग में ये याद रखना है कि ये दो नंबर आपस में मैच नहीं करेंगे, ये कर भी सकते हैं, कौन से, B1 C1 B2 C2 ये मैच कर भी सकता है या क्रॉस भी हो सकता है, मगर हमारे को मेन फोकस इस पे करना है। ये हमारा इंटरसेक्टिंग होता है और इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक हल, वन सॉल्यूशन। इसमें होता है हमारा, ये लिख लेना, वन सॉल्यूशन, एक हल होता है, इसका केवल एक हल होता है, तो हम इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, अद्वितीय हल, ठीक है। अब कोइंसिडेंट ग्राफ पर याद रखना है, मैंने बताया है, ये फर्स्ट का मैं नंबर डाल दे रहा हूं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पैरेलल, ठीक है। तो फर्स्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा, इंटरसेक्टिंग जब दो लाइनें कट करती है तो ये हमारा आंसर होता है और यहां पर सिंगल आंसर होता है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन।
अब कोइंसिडेंट में हमारा क्या होगा, कोइंसिडेंट में ये सारी इक्वल होंगे, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी सी इक्वल, A2 B2 C2 ये सभी के सभी इक्वल होंगे, ठीक है। अब कोइंसिडेंट की जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होगा कि एक लाइन इधर से आ रही है और दूसरी लाइन इधर से आ रही है, ये आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें जहां पर भी टच करते हैं वो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि देखो ये जो दो लाइनें हैं जहां टच करेंगे वही हमारा सॉल्यूशन होता है, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन हो गया। और ये लाइन एक के ऊपर एक है, तो ये तो पूरी जगह पर अपना पूरी लाइन पे टच कर रही है, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो हम इसमें लिखते हैं मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोइंसिडेंट में क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और हमेशा याद रखना मैनी सॉल्यूशन अनेक हल, अनेक हल, ठीक है। ये इस टाइप के बनेंगे जब भी एक लाइन आएगी दूसरी लाइन भी उस पे, चाहे वो लाइन इधर से क्यों नहीं आ रही हो, दूसरी लाइन इधर से, तो ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक बैठ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर हम इसको टच करते हैं, जैसे लाइनें जो टच करती है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो इस पूरी लाइन को दूसरी लाइन टच कर रही है, तो इस पूरी लाइन पे जहां आप टच करोगे वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसमें ये नंबर क्रॉस होगा, ये नंबर क्रॉस होगा, ठीक है। मतलब B1 और C1 मैच नहीं करेगा, मगर ये मैच करेगा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, इसमें ये मैच नहीं करना चाहिए, ये करे या ना करे, ध्यान रखना, ये मैच नहीं करना चाहिए, ये करे या ना करे। जैसे कुछ एग्जांपल जैसे मैं यहां बता रहा हूं पहले इसकी बात करते हैं। पैरेलल, थर्ड का जो रहेगा, दोनों लाइनें पैरेलल जाएंगी, समांतर जाएंगी, ये दोनों लाइनें आपस में कभी भी टच नहीं करेंगी। अब जब टच ही नहीं करेंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो यहां पर होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो हमारा ऑप्शन यहां वन सॉल्यूशन होगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यहां पर मैनी सॉल्यूशन अनेक हल, और यहां पर नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं। तो हमारे को इसमें पूछा था कि अद्वितीय हल किसका होगा, तो हमारे को अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, ठीक है, किसका होगा, इंटरसेक्टिंग का। तो एमसीक्यू अब कुछ हो सकते हैं, वो संगत, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी पूछ सकते हैं, तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूं, जैसे फर्स्ट के बारे में, अगर A1 यहाँ दे दिया 2 और यहाँ दे दिया 3, ठीक है, ऐसे यहाँ पर 4 दे दिया और यहाँ पर 5 और यहाँ दे दिया 1 और 2, हमारे को ध्यान रखना है ये मैच यहाँ पर नहीं कर रहा है। अब जब ये मैच नहीं करेगा तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा जब आप सॉल्व करेंगे तो A1 आ जाएगा हमारे पास 2/3, यहाँ 4, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ क्वेश्चन कैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ऐसी ये 6 हो गया, ठीक है। और यहां पर हम डाल देते हैं कोई नंबर, जैसे इसको कट करना, इसको कट करना, यहाँ पर एज फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया, इस पे भी मैंने कर दिया 2/3, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहे हैं, मैच करें, क्या ये मैच कर रहे हैं, तो हमारे को इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो ये नंबर कट नहीं रहे, कैंसिल नहीं हो रहे, ये कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। जैसे 2/3 है, इसको कट करेंगे 2/3 है, 2 2 जा 2 3 जा, ऐसे 2/3। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों आप इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल है, तो यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर हमारा याद रखना है, थर्ड वाले केस में ये दे दिया 2/3 और यहाँ दे दिया हमने 2/3 और हमने यहाँ दे दिया 5/10, तो ये
कट ये कैंसिल हो रहा है, 1/2 आ जाएगा और 1/2 ये इसके साथ मैच नहीं करेगा और ये मैच नहीं करेगा तो ये पैरेलल होगा और पैरेलल में कोई हल नहीं होता है। जैसे इसमें ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर से, अभी एक इंटरसेक्टिंग इस सेट में और एक ये आया जो हमने पहले पार्ट में किया है। 9 सॉल्यूशन से आंसर हमने निकाला है जिसमें हमारे को एम का आंसर निकालना था। ठीक है, तो हमारा 12th का आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि आपको ये याद रहेगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैं देखो एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, जल्दी जल्दी बता देना चाहिए, मगर आपको मैं डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हमारे को 12 का ऑप्शन हमारे को बी मिल चुका है यूनिक सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर मेरे को लगता है आपको डिटेल में बताना जरूरी है तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। अगर जहां पर डिटेल वाले क्वेश्चन नहीं हो सकते, आपको पहले छोटे में ही क्वेश्चन समझ में आएगा तो हम उसको डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं। कह रहे हैं इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ एंड एंगल, यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में ट्राइंगल दिया है ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ एंड एंगल ए 45 एंगल सी 55, देन फाइंड द वैल्यू ई। फाइंड द वैल्यू ई हमारा क्या होगा? ठीक है, सिमिलर सबग्रुप दे रखा है ए बी, हम बना लेते हैं यहां पर ट्राइंगल ए बी सी और यहां पर हमने दे दिया डी ई एफ। अब आपको ध्यान रखना है कि जब हमारे को सबरूप दे देता है, सिमिलर दे देता है, ये साइन होती है सिमिलर की। ठीक है, इस टाइप का सिमिलर साइन होता है, आपको याद रखना है। जब ये सिमिलर साइन दे देता है तो हमारे को जैसे ए बी सी, अगर मैं ए बी सी यहां लिखता तो डी ई एफ ऐसे लिखता, मगर मैंने ए बी सी ऐसे लिखा तो डी ई। अब हमारे को देखो एंगल ए 45, एंगल सी 55। ठीक है, तो हमारे को बताना है एंगल ई। क्या दे रखा हमारे को? ए ई एफ। ठीक है, हमारे को ये एंगल बताना है। ठीक है, हिंदी में भी ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। आपको कैसे करेंगे हम इसमें ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्राइंगल का, ये प्रॉपर्टी निकाल देंगे। जैसे हमारे को ये दे रखा है तो सिमिलर दे रखा है तो एंगल ए इक्वल एंगल डी होगा, ऐसी एंगल बी इक्वल एंगल ई होगा, ऐसी एंगल सी इक्वल एंगल एफ होगा। ठीक है, ऐसी हम साइड की बात करें तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, मगर हमारे क्या पूछा है? ई, तो हम ई निकालेंगे। अगर हमने बी निकाल दिया तो वो ई के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरली तो हम इन ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी में त्रिभुज एबीसी में हम गए सम ऑफ ऑल एंगल। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज
इसको हम बोलते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम तीनों को जोड़ देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। तो एंगल ए हमारे पास है 45, एंगल बी हमारे को फाइंड करना है, एंगल सी हमारे को देखा 55। ठीक है, अब हमने इसको ऐड कर दिया तो 50 और 50 100 हो जाएगा, 45 और 55 100 हो गया। अब मैंने आपको बताया है कोई भी नंबर प्लस वाला इधर आता तो माइनस और माइनस वाला इधर आता है तो प्लस, सेम माइनस इधर जाएगा प्लस, प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो एंगल बी हमने यहाँ रोक दिया और 180 डिग्री, और ये इधर लेके आए तो माइनस का 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास कितना 80। अब हमारे को पता है सिमिलर ट्रायंगल में एंगल बी इक्वल एंगल ई होता है, तो बी हमने निकाला 80 डिग्री, तो हमारा ई भी आंसर क्या होगा 80 डिग्री। तो ऑप्शन में हमारा ये क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का याद रखना है कि हमारे को ये क्राइटेरिया याद रखना है जो पढ़े हुए हैं 9th में, AAS। ठीक है, मगर सिमिलर क्या होता है बेटा, रेशो में होते हैं, अनुपात में। ठीक है, मगर क्राइटेरिया वही लगते हैं। ठीक है, इसमें SASA SAS RHS AAS AA। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी और SSS, इसमें नई प्रॉपर्टी ये जुड़ जाती है डबल ए। सिमिलर में हम दो एंगल ढूंढ लेते हैं तो वो इजीली सिमिलर हो जाता है, हम उसकी कोई भी साइड इक्वल कर सकते हैं। कैसे, पहले हम जो 9th में करते थे वो बाय CPCT होता था, बाय CPCT होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मगर अब हो गया है ये जो होता है बाय CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एस का मतलब होता है सिमिलर और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे को सिमिलर में बाय CPST से जैसे अगर इसको सिमिलर दे दिया CPST से मैं इसको इक्वल कर सकता हूं। और वो कैसे, रेशो में। कैसे मैंने बताया है, इसको हम रेशो में लिखते हैं, अनुपात में। अनुपात कैसे, अगर मैं लिखता हूं AB तो AB का रेशो क्या होगा DE, ऐसे BC का रेशो होगा EF, ऐसे ही AC का होगा DF। तो हम इसको रेशो में लिखेंगे, मगर हमने यह सारी साइड दे रखी है तो यहाँ पर SSS, यहाँ पर 3 S है क्योंकि साइड लिया है। तो ऐसे ही आपको ये प्रॉपर्टी आपको ढूंढनी है, मगर इसमें हम मैक्सिमम क्या ढूंढते हैं, डबल ए। कभी हम आपको सिमिलर प्रूफ करना होता है तो हम डबल ए से आंसर आसानी से निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके जो रूल है उसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, दे रखा है, अ पेंडुलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब एक पेंडुलम है, पेंडुलम क्या होता है, दोलन। भाई घड़ी होती है, देखा होगा कि ये किसी रॉड से या किसी ऑब्जेक्ट से लटकी होती है और ये ऐसे मूव करती है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये मूव कर रही है। ठीक है, तो हम इसको जब वन ऑसिलेशन, दोलन,
भाई एक यहाँ से वापस यहाँ पर आ गया तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पेंडुलम है स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30 एंड डिस्क्राइब एन आर्क, ये एक आर्क बनाता है, ठीक है, एन आर्क 17.6 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, जो इसकी लेंथ है वो 17.6 है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हमारे पेंडुलम की लेंथ बतानी है, लेंथ मतलब रेडियस। अब हमारे को देखो एक सर्कल बता, अभी ये मैं बना देता हूं एक सर्कल। अभी पेंडुलम है, ये मूव कर रखा है, मूव कर रहा है यहां से, तो इस टाइप पे ये एंगल बनेगा, क्योंकि उसने बोल दिया एंगल क्या होगा 30। ये मैं ऊपर का डॉट डॉट करके रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो वो कह रहा है पेंडुलम की लेंथ क्या है, ये जो घूम रहा है इसकी लेंथ, और ये आर है, चाहे वो इधर जाए चाहे इधर, ऐसे ये आर्क होता है। क्या बोलते हैं इसको? आर्क, चाप, हिंदी में चाप। हिंदी में भी दे रखा है, कहा है कि एक दोलन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करता है तथा 17.6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक चाप बनाता है, ठीक है। इस दोलन की लंबाई बताओ कि दोलन की लंबाई हमारे पास क्या होगी। हमारे को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमारे को फॉर्मूला पता होगा तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सर्कल होता है इसके चारों तरफ घूमेंगे, ठीक है, तो हम इसको सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। परिधि का, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, या इसको पैरामीटर ही बोल देते हैं। ये आउटर बाउंड्री, ये जो आउटर बाउंड्री है अगर इस पे मूव करते हैं, ठीक है, तो ये 2 पाई r होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सर्कल में अंदर वाले पार्ट की बात करते हैं तो ये हमारा एरिया होता है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का ये हमारा हो गया। मगर जो पेंडुलम है वो यहां मूव कर रहा है, तो यहां पर क्या है? चाप। इसकी लेंथ हमारे को दे रखी है, ठीक है, कितना? 17.6। तो हमारे को वही निकालना है। अब हमारे को फॉर्मूला पता चल गया। अब हमारे को सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर देना है। कैसे हम निकालते हैं? चाप का फॉर्मूला याद रखना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला टोटल 360 थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको यहाँ पर पाई आर स्क्वायर वाला बताया था, क्योंकि उसमें एरिया, अंदर वाले एरिया सेक्टर की बात हो रही थी, मगर इसमें क्या है? चाप की बात हो रही है, तो हमारा 2 पाई आर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं चाप की लेंथ दे रखी है हमको 17.6 इक्वल थीटा, थीटा हमारे दे रखा है 30। थीटा मैंने हमेशा बता रखा है एंगल को डिनोट करता है, कोण, ठीक है। तो ये 30 अपॉन में इंटू 2 पाई की वैल्यू, इसमें आंसर पाई में दे रखा है या पाई की वैल्यू निकालनी है? पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 रखेंगे हम, 22 अपॉन में 7, और आर ये हमारे को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर 0 से 0, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 और ये 6, ठीक है, और ये 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 11। अब जो नंबर बचा है 17.6, ऊपर बचा है 11 आर अपॉन में नीचे बचा है 3। 11 ऊपर सारे नंबर कट गए हैं और नीचे बचा है 3 और 7। ये 3 बचा है और ये 7 बचा है। 3 7 जा 21, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे 3 और 7 बचा है, तो हमने 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर 11 और आर बचा है, तो 11 आर। हम आपको आर बताना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस, जो मैंने बता रखा पहले भी। तो 17.6 मल्टीप्लाई, क्रॉस हम ऐसे करते हैं, 3 को गुना
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 21 इक्वल 11R। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 11R। तो अब ये नंबर नीचे आएगा 17.6 21 अपॉन में 11 इक्वल R। अब हमारे को क्या करना है, ये जो डेसिमल है इसको हटा देना है। अब डेसिमल हटाएंगे हम, ये डेसिमल हटा देंगे यहीं पे, और डेसिमल हटाते ही तो नीचे 1 आ जाता है। 1 के बाद जितने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतने ही जीरो, तो एक नंबर है तो एक जीरो। अब हम देखो ये 11 से पूरा कैंसिल हो रहा है, 11 बन जा 11 6 जा, ठीक है। अब हमारा ऊपर बचा हुआ है 16 21 अपॉन में 10। हाँ, तो अब हमारे को इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 कैरी 2 और ये 3 6 3 3, तो हमारा आएगा 3 3 6 अपॉन में 10। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे 33.6। हाँ, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 33.6। तो ऑप्शन हमारा है बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे को लगा देना है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क हमारे को दिया हुआ है, चाप की लंबाई हमारे को दी थी तो हमने यहाँ रख दी और इसका फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। और हमारा आंसर आ गया 33.6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं, ये हमारा 14 था क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में हाँ, इंग्लिश वाले में ऑप्शन दिया हुआ है, हिंदी वाले में ऑप्शन नहीं दिया है, फिर भी हम करते हैं। और सर वी आर वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ही मेजर्ड एंगल ए एज tan A इक्वल 3। तो वहां पर एक निरीक्षक है, वो एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है। ये मीनार दिया है, टावर दिया हुआ है, यहां पर दे रखा है C B और A, ये 90 डिग्री और ये 40 मीटर। और इसने tan A की बात करी है, क्या दे रखा है 3/4, ठीक है। कह रहा tan A इक्वल 3/4 प्राप्त किया, जैसे आकृति में दिया हुआ है। यदि एक मीनार के आधार से ये 30 मीटर दूरी पर स्थित है, ये ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, हमारे को ये फाइंड करना है। अब हमारे को यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे को एंगल ए बोला है, एंगल ए, और मेन काम यही है, अगर हमने एंगल को पकड़ लिया तो आंसर हमारा आएगा। हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमारे को एंगल गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो कोई आप एंगल इसमें ले लेना है। जैसे एंगल चेंज होगा तो साइड भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा है, अगर एंगल चेंज हो गया तो साइड भी चेंज हो जाएगी। हमेशा याद रखना ये तो 90 होगा। ये जैसे मैंने एंगल ये ले लिया, यहाँ पर एंगल की जो सामने साइड होगी वो P होगी, जिसको हम परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। और 90 के सामने H होती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और जो बच गया है वो होता है बेस, B, ठीक है। लंब, आधार
और कर्व, ये याद रखना है। और हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, पंडित बद्री, P फॉर पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये याद कर लेना। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कोट। साइन की वैल्यू पी एच होती है, तो हमारा पी है ये, अगर नाम देते मैंने जैसे इसमें डाल दिया ए बी सी, तो पी है मेरा ए बी और एच है मेरा एच है ए सी, तो ए बी अपॉन में ए सी। तो मैंने जैसे अगर लेना है ए बी अपॉन में ए सी, ये हो गया। अगर मैं कॉसेक लेता हूं, जैसे साइन था, साइन का आ गया। ठीक है, अगर मैं कॉसेक लेता हूं तो कॉसेक क्या है, एच और पी उल्टा। ठीक है, एच हम पहले लेंगे, एच क्या है ए सी और पी क्या है मेरे पास ए बी। क्लियर? तो ऐसे हम बता सकते हैं। अगर उसने सपोज करो ये एंगल दे दिया, एंगल चेंज, तो मैंने कहा था साइड भी चेंज, ये तो 90 रहेगा। अब इस एंगल की जगह इसने ये दे दिया, तो हमारे को बस ये रखना 90 के सामने h होता है और एंगल के सामने p होता है, और जो बच गया बेस। अब यहाँ पर बेस ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पर बेस नीचे था और यहाँ पर बेस ऊपर चला गया, और बाकी फॉर्मूला ये लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हमारे को वैल्यू फाइंड करने के लिए ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे अब साइन की बात करें, जैसे ये पी बी एच हो गया, साइन क्या है पी और एच, तो पी यहाँ पर क्या है, अगर हम ना दें ए बी सी, तो बी सी हमारा पी है, तो हम लिखेंगे बी सी अपॉन में ए सी। अब यहाँ पर चेंज करो, यहाँ पर ए बी था, यहाँ बी सी है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। इसलिए मैंने बोला है कि एंगल को आपको पकड़ के रखना है, एंगल आपने पकड़ लिया तो आंसर आ जाएगा। अब हमारे को दे रखा है P, ठीक है, और इसके एंगल के सामने P और इसके सामने H। ठीक है, यही पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ये मैं रख रहा हूं PH। अब हमारा देखो tan, साइन कॉस tan, tan क्या होता है PB, P और B, यही तो हमारा फाइंड करना है। tan हमारे को देगा 4/P, P हमारा क्या है BC, मीनार की हाइट यही है, और B बेस BA 3/4, BC हमारे को फाइंड करना है, B हमारे पास क्या है 40, क्रॉस कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो BC × 4 और 3 × 40, 3 × 40 BC × 4, तो हमारे को BC निकालना है। और मैंने बताया था मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो ये 4 नीचे आ गया, इसको कट कर दिया हमने, 10 आ गया, तो BC आ गया हमारे पास 3 × 10 30, क्या आ गया हमारा, मीनार की हाइट क्या है 30 मीटर, 30 मीटर। ऑप्शन तो हिंदी वाले में नहीं दिया है, इंग्लिश वाले में सी, इंग्लिश वाले में हमारा सी 30 मीटर, मीनार की हाइट क्या हमारे पास 30 मीटर, हम यहाँ से निकाल देंगे। अगर यहाँ पर थीटा देता तो हम tan थीटा की वैल्यू रखते, ठीक है, यहाँ पर थीटा नहीं दिया है इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। अगर वो थीटा दे देते तो हमारा आंसर ही बदल जाता। अगर थीटा क्या होता 30, ठीक है, 45, 90, 60 ऐसे ये दे देते तो आंसर हमारा चेंज हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16। The number of zero of the polynomial show in the below graph। हिंदी में निम्न ग्राफ में दर्शाए गए बहुभुज के शून्य की संख्या क्या करो। हमारा जीरो, हमारे को क्या करना है फाइंड जीरो, जीरो कितने हैं। यहाँ पर डायग्राम इस टाइप का दिया है, मैं बना देता हूँ। इसमें डायग्राम दे रखा है, ये ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे, यहाँ से ऐसे गया है।
ऐसे डायग्राम दिया है, हमारे को इसमें जीरोस बताने हैं। और जीरोस मैंने बता रखा है बहुत ही सिंपल होता है इसका आंसर। कभी भी आपको जीरोस बताने हो, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स और ये वाई एक्सिस, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, तो हमारे को जीरो बताना है। जीरो हम सिंपल, ये जो लाइन एक्स एक्सिस पे को जहां पर कट कर रही है वही हमारा जीरो है, ठीक है। कहां कहां कट कर रही है, 1 2 3, तो आंसर हमारा 3, ये करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। ऑप्शन इसमें डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। कभी भी जीरो, कभी याद रखना है वो एक्स पे पूछ सकता है, वाई पे भी पूछ सकता है, ठीक है। जीरो से बताने में आपको कि अगर मैं इस पे रफली ड्रॉ कर देता हूं ऐसी, अब हमारे को ध्यान में रखना है एक्स एक्स पे जीरो पूछे तो हमारा एक्स एक्स पे कितना है, 1 2 3 और ये 4, तो ये एक्स एक्स को कितनी कहां पर टच कर रही है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, 4 जगह पर टच कर रही है, तो इसका 4 जीरो हो गए, 4 जीरो होंगे, ठीक है। ऐसी वाई पे जहां टच कर रही है, वाई पे यहां पर टच कर रही है, ठीक है, तो वाई पे कितने जीरो होंगे, 1। कभी ऐसे पूछ ले एक्स पे कितने जीरो हैं या वाई पे कितने जीरो हैं, याद रखना है ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये वाई होता है और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ये हमारा एक्स होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो वाई और एक्स, ठीक है। तो कभी ऐसे ही पूछ लेता, मगर आपको ध्यान रखना कभी जीरो ग्राफिकल पूछे, ग्राफ में जीरो पूछ लिया है तो आपको देखना है कि कितने जीरो है। यहाँ टच कर रही है 1 2 3, 3 जगह टच कर रही है लाइन को, तो यहाँ पर 3 जीरो होंगे। यहाँ पर जैसे 4 जगह टच कर रही तो 4, और x की और y की पूछ, y पे यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ y पूछ लेता तो यहाँ पर भी 1 होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर दिया है कॉसेक, कॉसेक थीटा 3/2 देन ये किसके इक्वल है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी, अब हमारे को इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके इक्वल है, हमारे को इसका आंसर बताना है, ठीक है। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, जैसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल पे होता है, और ट्रायंगल मैंने डाल दिया ABC, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिया नहीं तो मैंने डाल दिया अपनी तरफ से, और यहाँ पर एंगल भी नहीं दिया है तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ एंगल थीटा, ये जो थीटा वो यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने बताया था एंगल के सामने ये P होता है और 90 के सामने H होता है, और जो बच जाता है वो B होता है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और यहाँ पर कॉट। अब हमारे को वैल्यू देखिए क्या दिए हैं, कॉसेक थीटा 3/2, तो हमारे को इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ये वैल्यू तब बताएंगे जब हमारे को इसकी वैल्यू पता हो और इसकी वैल्यू पता हो, तो हम इसकी सभी की वैल्यू निकालेंगे। अब पहले कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, ये होती है H और ये P होता है, HP, कॉसेक क्या होता है HP, तो ये हमारा H है और ये हमारा P है, ठीक है। H मैंने यहाँ लिख दिया है 3 और P मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब हमारा पाइथागोरस यूज करेंगे, हमारे को बेस निकालना है, तो हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
पाइथागोरस प्रमेय का यूज, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, प्रमेय का प्रयोग करने पर फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कॉन का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस जब हम यूज करते हैं। तो एच हमारा क्या है, AC, तो हमने लिखा AC का स्क्वायर। बेस हमारा AB, तो हमने लिखा AB का स्क्वायर। P परपेंडिकुलर क्या हमारा, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब AC हमारा दिया हुआ है क्या है, 3 का स्क्वायर। AB हमारे को फाइंड करना है, प्लस BC हमारे को दे रखा है 2 का स्क्वायर। अब मैंने यहां बताया है कि कोई भी नंबर 3 का स्क्वायर करा तो 9, हमारे को लिखा है AB। 2 का स्क्वायर करा तो 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9, 2 को 2 से करा 4। अब हमारे को AB निकालना है, तो ये नंबर इधर जाएगा, तो 9 - 4 AB स्क्वायर, तो इसमें से माइनस करेंगे 4 AB स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा तो ये रूट में बन जाएगा, और 5 का रूट होता नहीं है, तो AB हमारे पास आ चुका है √5। तो AB हमारे पास आया √5, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सर्कल कर दिया है। अब हमारे को इसकी वैल्यू निकाल देनी है और फिर पुट कर देना है। अब देखो कॉसेक की तो वैल्यू हमारे पास है, कॉसेक थीटा की वैल्यू है हमारे पास, कॉसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, कितना है 3/2। ठीक है, ऐसे ही अब हमारे को कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट थीटा, इसको बाद में करेंगे। अब कॉट थीटा यहाँ पर देखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉट क्या होता है, बीपी होता है, मैंने यहाँ लिख दिया B और ये P। अब हमारे देखना है B हमारा √5 है और P हमारा 2 है, B √5 और P हमारा 2। ठीक है, इसलिए ये तीनों साइड निकालनी जरूरी होती है। तो B हमारा है √5 और P हमारा है 2। अब ये वैल्यू आ चुकी है, अब हमारे उसमें पुट कर देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4 कॉसेक 3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉट √5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर याद रखना है √5 का स्क्वायर, तो हम कैसे लिखते हैं, √5 × √5, पावर 2 है तो 2 बार लिखते हैं, तो इसको निकालेंगे 25 और 25 का रूट कितना था 5। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर किसी रूट का स्क्वायर दिया है तो अंदर वाला जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर √5 है वही हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 को 3 से गुना किया 9, 2 को 2 से किया 4, ऐसे √5 को √5 से करोगे तो 5 आंसर आएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब हमारे को एलसीएम ले लेना है, एलसीएम में हमारा 4 आएगा, 4 आ गया और ये हो जाएगा 9 + 5। ठीक है, एलसीएम सॉल्व करेंगे तो इंटू लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 14/4, 4 से 4 कैंसिल, हमारा आ गया 14, ये हमारा आंसर आएगा 14। तो ऑप्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं 14 कहाँ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरा डिटेल में बताया है कैसे, कौन सी साइड कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आती है तो हमारे को तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब वैल्यू पता होगी तो हम इस पार्ट से उसकी वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पुट कर देंगे, जैसे हम यहाँ पर पुट किया और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 और इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रैक्टिस कर सके।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle here PB plus CR is equal to, हमारे को देख रहा है कि एक सर्कल दे रखा है इस टाइप का और ये इधर ये दे रखा है। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या दे रखा है, सर्कल दिया हुआ है, इसको नाम दे रखा है A B C D, इसको यहां पर S और यहां पर P और यहां पर Q और यहां पर R। तो क्या है यहां पर P B प्लस CR, PB प्लस CR किसके इक्वल होगा। अब यहां पर देखो PB ये रहा, PB और CR ये, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, हमारे ये क्वेश्चन समझना है। अब हमारे पता है कोई भी सर्कल होता है, अगर यहाँ पर दो लाइनें टच करती हैं तो ये क्या होती है, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखाएं इक्वल होती हैं। तो ऐसे ही हमारा कौन कौन से पार्ट इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। पहले मैं लिख देता हूँ फिर आप इसमें नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सर्कल से अगर कोई लाइन सर्कल को टच करती है तो वो स्पर्श रेखा होती है और टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखोगे PB इक्वल होगा BQ के। मैं जितने भी सारे लिख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे को चाहिएगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही QC इक्वल होगा RC के, ठीक है। ऐसे DR इक्वल होगा DR ये और इसके इक्वल होगा DS के, तो हमने लिख दिया DS, ये इक्वेशन थर्ड। और ऐसे AS किसके इक्वल होगा, AP के। टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है, टेंजेंट्स आर इक्वल। स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो हमारे को कह रहा है ये PB और CR, PB और CR किसके इक्वल है। ऑप्शन यहां पर दे रखा है AB BC CD और AD। अब हमारे को ये निकालना है। अब PB और CR ये प्लस CR, PB प्लस CR ये किसके इक्वल जाएगा। अब हम ध्यान रखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। PB और CR यहां पर देते हैं, यहां पर तो QC इधर कर देते हैं, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल है, PB, ये रहा PB और CR ये रहा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। किसके इक्वल होगा, अगर मैं ऐड कर देता हूं PB और CR, ये इसके इक्वल,
ए बी बी सी, ए बी सी डी, आर पी क्यू एस, बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू और क्यू सी। अब यहां पर देखो ये पैटर्न हमने ले लिया, बी सी और सी आर, बी सी प्लस सी आर, ऐसे हम यहां लिखेंगे। देखो बी सी किसके इक्वल है, बी क्यू, और सी आर क्या है, प्लस क्यू सी। अब यहां पर देखना है बी क्यू और क्यू सी किसके इक्वल है, बी क्यू और क्यू सी, ये ना, तो ये क्या है, बी सी, तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी सी। अब बी सी हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम आपको फॉर्मूला पता होगा तो हम कर सकते हैं, बीपी सी आर, बीपी सी आर, बी यहाँ पर है, सी आर यहाँ पर है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। जब इसको ऐड करा तो हम इसको भी ऐड कर देंगे, जब ऐड करा तो हमारे को मिल गया बी सी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें बस हमको याद रखना टेंजेंट्स इक्वल होते हैं और जैसे उसको दिया है वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, असर्शन और रीजन, ये दो क्वेश्चन है 19 और 20। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, रीजन भी दिएंगे, असर्शन दिए, कथन और कारण। ठीक है, जिसको अभिकथन भी बोला गया है। तो इसमें दे रखा है अभिकथन, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है दोनों सही हैं और इसका ए का या आर का वो सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, और ऐसे ही अगले में दोनों कथन सही हैं मगर ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो अगले में दे रखा है ए ट्रू है और आर फॉल्स है, फिर नेक्स्ट में दोनों ही क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू। तो हमारे को इसको सॉल्व करना है तो हमारे को फॉल्स ट्रू पता चल जाएगा। क्या रहा है, इन एन एपी, एपी क्या दे रखा है हमारे को, ए बी सी, एपी दे रखा है हमारे को, ए बी सी में है यदि और केवल यदि बी स्क्वायर क्या इसका ये पॉसिबल हो सकता है, तो हम आपको बताना है यदि और केवल यदि ये। ठीक है, और n प्राकृतिक सम का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। तो हमारे को भी ये दे रखा है विषम संख्या देनी है और प्राकृत संख्या, उसको लेते हैं। ये तो हमारा ए हो गया, हम ऐड कर देते हैं, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस का सेकंड टर्म a2 माइनस a1, ऐसे हम d निकालेंगे, d1 निकाल रहा हूं, d a3 माइनस a2। मतलब हम जब भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सारों अंतर निकालते हैं, तो पिछला टर्म हम इसमें से, अगर मैं ये लिखूंगा तो पिछला टर्म ये माइनस करूंगा, ये रहेगा तो ये माइनस करूंगा। ठीक है, अब हमको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉमन डिफरेंस सारों अंतर क्या होते हैं, इक्वल। तो मैंने यहाँ पर a2 हमारा b है तो मैंने लिखा b माइनस a, ऐसे यहाँ पर लिखा मैंने। थर्ड टर्म क्या है, c माइनस b। अब हमारे को ध्यान रखना है कि ये 2b है तो b को b के पास रखो, ये b माइनस में इधर आ गया तो ये प्लस का b हो जाएगा, ये c है और ये प्लस का a हो जाएगा। इसको ऐड करा 2b और इसको करा सेम, ऐड ही नहीं होगा, तो ये क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए ट्रू है,
पहला तो हमारे को ट्रू दिया है, पता चल गया हमारे को। अब दूसरा इसमें कह रहा है रीजन में सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, हम भी इसका पार्ट करते हैं सॉल्व, जिसमें आर दिया है रीजन में। तो लेट कर लेते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या 3 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे को एस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, हमारे को बताना है एन। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, डी हमारा हो गया, इसमें से माइनस किया 3 -1 2, ठीक है। सम एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन -1 डी, ये फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है। अब जो फॉर्मूला दिया उसके अकॉर्डिंग हमारे को रख देना है एन बाई 2 2a, ए हमारे पास क्या है 1 से मल्टीप्लाई प्लस एन हमारे को फाइंड करना है माइनस, और डी हमारे पास क्या है 2, एन बाई 2, इसको सॉल्व कर दिया 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना क्योंकि ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2n और 2 1 जा 2 -2, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे, यहाँ देखो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा या फिर माइनस कर दो। अब बचा यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर आ गया 2n, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया n स्क्वायर। तो ये क्या n स्क्वायर है, बिल्कुल है, यहाँ पर दे रखा है n स्क्वायर। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस है और ये सम का है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी, अभिकथन भी इसका सही है और इसका कारण भी सही है, मगर ये एक दूसरे से मिलते मैच नहीं करते। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसी सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इसको उतार लेना, स्टेटमेंट का आप सॉल्व कर पाओगे तो अच्छा रहेगा, आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 भी यही है, कह रहा इफ अ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखा है 4, कोऑर्डिनेट 3, और बी का दे रखा है हमारे को x 5, कह लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O, O कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखा है 2 3, देन द वैल्यू ऑफ x इज 2, क्या x की वैल्यू 2 होगा, हम आपको ये बताना है, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में कह रहा है यदि बिंदु A 4 और 3 और बिंदु B x और 5 केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है, ठीक है। तो x का मान 2 है, क्या सही है, एक सर्कल बना हमने, ये O हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, यहां पर x 5 और A हमारा 4 3 और ये सॉरी वो हमारा क्या है 2 और 3, वो हमारा है 2 और 3 और ये हमारा x और 5, ये तो हमारा ये क्या है, इक्वली दूरी पर है, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो AO इक्वल BO क्या है, रेडियस है, त्रिज्या बराबर होती है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। कभी भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमारे को यहाँ पर कोऑर्डिनेट ले लेना है AO का और BO का, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और x का आंसर
आ जाएगा। तो अगर 2 आ रहा है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं। पहले मैं ए को लिख दिया है, ओ को लिखा। ए के कोऑर्डिनेट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 4 3 और ओ के कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं 2 और 3। ठीक है, ऐसी इस साइड बी के कोऑर्डिनेट ले रहा हूं x 5 और ओ के कोऑर्डिनेट है 2 3। अब हमारे को याद रखना है कोई सा भी नंबर, जैसे x2 y2 x1 y1, ये हमारे को यूज करना है। कभी भी याद रखना जो ब्रैकेट में जो नंबर होते हैं फर्स्ट x होता है और दूसरा y होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। पहला नंबर x कोऑर्डिनेट होते हैं और दूसरा नंबर y, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ऐसे x2 y2। सेम यहां पर भी x1 y1 x2 y2 यहां लिख दिए हैं ताकि हम इसको रख सके। अब मैं यहां पर रख रहा हूं रूट में। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला हमारा था x2 माइनस x1। अब यहां पर x2 है क्या 2 माइनस 4, तो हमने यहां लिखा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1, तो यहां पर है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल ए ओ का था और ये बी ओ का। सेम वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 यहां पर 2 है तो मैंने यहां लिख दिया 2 माइनस x1 क्या है x, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में रूट और रूट कैंसिल हो जाता है। अब इसको सॉल्व किया, माइनस का 2 आया, 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो माइनस का 2 का स्क्वायर और यहां पर 0 का स्क्वायर, यहां पर 2x और यहां पर माइनस का 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा प्लस 0, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में 4 आता है। ठीक है, याद रखना है ये प्लस में कैसे आया कि माइनस, ये रूट मैंने बताया है, माइनस को माइनस में करेंगे प्लस और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब यहां फॉर्मूला यूज हो रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने लगाया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फॉर्मूले में है ab और इसका स्क्वायर प्लस 4। इक्वल में सेम नंबर कट जाते हैं, 4 4 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 0, इसका करा 4 और यहाँ करा x स्क्वायर और यहाँ आ गया हमारे पास 4x। ठीक है, तो हमारा ये पैटर्न बना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पैटर्न रखना है आपको, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, तो हमारा x स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, और प्लस का 4, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करना है वो हम देखेंगे। x हमारे चाहिए, हम इस नंबर को क्वाड्रेटिक में जब यूज करते हैं x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर नंबर जो होता है उसको मल्टीप्लाई, नंबर वहां पर 1 है, जहां पर नंबर नहीं होता वहां पर 1 होता है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, और हमारे को इसका फैक्टर बनाना है, एलसीएम लेना है 4 का, इसका 1 से पहले लेंगे 4 आएगा, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से 1। अब हमारे को बीच वाला नंबर चाहिए 4, चाहे वो प्लस करके लाए चाहे माइनस, तो यहाँ पर ये आ गया है, तो हम 2 इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 1 जा 2 और ये 2, इसको ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 4 और प्लस करने पे भी 4, तो हमारा फैक्टर आ गया। और द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसमें चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने रूट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह हम लिखेंगे 2 + 2
और यहाँ पर x, 4 की जगह हम लिखेंगे 2 + 2, ठीक है, और ये प्लस का 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, x², ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर का सारा। दोस्तों तो वीडियो थोड़ा कट हो गया था क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और मैंने क्वेश्चन आगे सॉल्व कर दिया था, तो मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। ये वाला पार्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है और चैनल पर डाल रखा है, आप उसे देख के, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर ही बन जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है कि वो हार्ड से हार्ड और इजी से इजी मैंने वो मेथड बता रखा है, आप वहाँ जाके चेक कीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इस नंबर को आप क्या करना है, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, नंबर को बोला है मैंने, यहाँ पर नंबर है 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 आ गया। 4 का एलसीएम लेना हमारे को, मैंने बताया था एलसीएम हमेशा 1 से लेते हैं, और ये बीच वाला जो पैटर्न फैक्टर ये हमारे को लाना होता है। तो हमने एलसीएम लिया, ये आ चुका हमारे पास 1 2 2 एलसीएम आया। अब हमारे को बीच में ये 4 है, हमारे को क्या करना है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो जितने टाइम पे आता है वो टाइम देखना है, प्लस करने पे या माइनस करने पे हमारा 4 आना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर किया 2 1 जा 2 और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई, एक तो 2 ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आना चाहिए जो यहाँ पर आया है, मगर प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर। अब मैंने इसी जो टाइम पे है 2 1 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 2 जा 4 होता है, 2 और 2 को ऐड करते हैं हमने 4 हो गया, ठीक है। अब 4 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 2 + 2 क्योंकि यहाँ फैक्टर बना था। अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन होता है तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो x इसके साथ भी इसके साथ, तो -2x और ये -2x और ये +4। अब यहाँ हमारे को क्या करना है, पेयर बना देना है, जोड़े बनाना है और इसमें से कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन वही होता है जो दोनों के पास होगा, x यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, नंबर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो कोई नंबर नहीं आ रहा हमारे पास, तो x आ चुका है यहाँ से, और यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो 1x यहाँ आ चुका है, 1 यहाँ पर 2 था तो 1 बाहर जा चुका है तो 1 बच गया, माइनस यहाँ से x गया तो यहाँ पर -2, ठीक है। ऐसे अब इन दोनों में देखो, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 आ गया, ठीक है, कॉमन, तो यहाँ से 2 चला गया तो बचा x, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसको इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब ये नंबर दोनों हमारे सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो आंसर गलत है। तो पहला आंसर x - 1 यहाँ हो गया, और यहाँ पर दूसरा आंसर x - 2 ये भी वही है, x - 2 दोनों सेम आंसर हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल 0 लगा के, तो माइनस वाला नंबर इधर आएगा तो +2, तो हमारा ये जो इन्होंने बोला था इसका x का आंसर 2 है, तो बिल्कुल दोनों का आंसर हमारा 2 2 आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया था अगला जो रीजन बोला इन्होंने, कह रहा है वृत्त का केंद्र वृत्त की प्रत्येक जीवा का मध्य बिंदु होता है। अब देखो वृत्त का केंद्र हो गया सेंटर, ये तो डायमीटर का जो व्यास का मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु किसका होता है, डायमीटर का होता है, मगर ये कोड का बोल रहा है, जीवा का मिड पॉइंट ये नहीं होता, सेंटर जीवा का मिड पॉइंट नहीं होता, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट होगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और वो भी प्रैक्टिस कर सके। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।